दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश से बनने वाले प्रमुख जो प्रश्नों की श्रृंखला है और उसमें से संबंधित टॉपिक है उत्तर प्रदेश की मिट्टियां, जो हम कल आपको पढ़ा रहे थे टॉपिक। और उसी के आगे आज हम कुछ और मिट्टियों के बारे में बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं, और इनमें से लगभग 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसके बारे में व्याख्या सहित। और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम इसमें टॉपिक के बारे में, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है, ठीक, जो चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र की मृदाएं, पैतृक पदार्थ, चट्टान, जलवायु दशाएं, वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति और समय दीर्घकालिक अल्पकालिक पर निर्भर करती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टियों को प्रोवाडिया कृष्णन एवं मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया। जैसे नंबर 1 पर गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ, और दूसरे नंबर पर दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैली या बुंदेलखंडी मिट्टियाँ। अब बात करें गंगा के विशाल मैदान की मृदाएं कौन कौन सी हैं, तो इसमें बात करते हैं। इस क्षेत्र की लगभग संपूर्ण मृदा को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी, जो कल हम आपको बताए थे। बांगर क्या वो है, पुरानी मिट्टी होती है, और ये खादर जो है नवीन मिट्टी होती थी। अब प्राचीनतम जलोढ़ कांप मिट्टी क्षेत्रों को बांगर कहते हैं, ठीक। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बांगर कौन सी मिट्टी होती है और खादर कौन सी मिट्टी होती थी। आगे है इसी में नवीन जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्रों को खादर कहा जाता है। 1 मिनट, क्या हुआ इसमें। और बांगर मिट्टी परिपक्व में फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। बांगर मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है, तो फास्फोरस, चूना, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, जबकि नाइट्रोजन, पोटाश आदि पदार्थों की कमी होती है। ये टॉपिक यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि बांगर मिट्टी में कौन कौन से प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें फास्फोरस, चूना या ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटाश इसमें नहीं पाया जाता, ठीक। और आगे बात करते हैं इसी में, इधर बांगर मिट्टी को दोमट, मटियार, बलुई दोमट, भूंड या पुरातन जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को उपहार मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक। और पूर्वी भाग का मतलब इधर गोरखपुर साइड में जो ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ की मिट्टी के बारे में बात किया जा रहा है। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में पाई जाती है, मतलब जहाँ गंगा नदी है और जो भी नदियाँ हैं वो पानी के द्वारा जो मिट्टी बहा के लाती हैं, उन्हें खादर मिट्टी कहते हैं, ठीक। इनमें हमेशा परिवर्तन होता है, क्योंकि बारिश का पानी और ऐसे नदी का पानी हमेशा बहता रहता है, तो मिट्टी एक स्तर से दूसरे स्तर तक हमेशा खिसकाती रहती है। और खादर मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है। खादर मिट्टी बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है, ठीक। खादर मिट्टी क्या है, इसमें नवीन नवीन तत्व आते हैं, हमेशा इसमें नवीकरण होता रहता है, और पुरानी मिट्टी में हमेशा जो चीज़ है वही रहता है, तो इसलिए ये ज़्यादा मतलब उपयुक्त होती है कृषि खेती के लिए। आगे हम बात करते हैं इसी में, खादर मिट्टी में सामान्यतः चूना, पोटाश एवं मैग्नीशियम की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की नहीं होती थी। और इसी में बात करते हैं, खादर मिट्टी को नूतन जलोढ़, बलुआ सिल्ट, बलुआ मटियार, दोमट आदि नामों से भी जाना जाता है। इसको हम थोड़ा जूम कर लें ताकि आपको दिक्कत न पड़े पढ़ने में ना जी। और लाल एवं काली मिट्टी राज्य के झांसी डिवीजन, मिर्जापुर, सोनभद्र के साथ साथ प्रयागराज जिले के करछना और मेजा तहसील में पाई जाती है। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये एरिया है लाल मिट्टी के। इन जिलों के ऊपरी पठारी भाग में मिट्टी लाल है एवं 2 प्रकार की है, परवा और राकड़। परवा और राकड़ पूछ लेते हैं कि परवा और राकड़ कौन सी मिट्टी के प्रकार हैं, तो आप क्या लिखिएगा, ये मिट्टी लाल मिट्टी के प्रकार है, ठीक। ऐसे पूछते हैं प्रश्न। परवा हल्की रेतीली एवं रेतीली दोमट है, जबकि रावड़ क्षारी, ये भी पूछते हैं कौन सी इसमें लाल मिट्टी में कौन सी मृदा क्षारी है और कौन सी दोमट है, तो ये रावड़ क्षारी होती है और रेतीली दोमट ये हल्की होती है, परवा, ठीक। आगे बात करते हैं, भावर पर्वतपदीय क्षेत्र है। यहाँ की मिट्टी मोटी बालुओं तथा कंकड़ और पत्थरों से निर्मित बहुत छिछली है। इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, ठीक।
और भाबर के समानांतर निचले भाग में तराई क्षेत्र विस्तारित है। यहाँ की मृदा उपजाऊ, नम, दलदली और समतल होती है। तराई का क्षेत्र वो उत्तराखंड और यूपी के बीच का मैदान है, उसे तराई क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि नदियाँ अधिकतर वहीं पर बहती हैं। इस मृदा में गन्ना एवं धान की अच्छी पैदावार होती है। हमने कहा था ना कल कि मतलब जहाँ नदियों का बाढ़ पानी जाता है वहाँ पे मिट्टी दलदली होती है, समतल होती है, और गन्ना एवं धान की फसल अधिक होती है, क्योंकि गन्ना में भी ज़्यादा पानी लगता है और धान में भी अधिक पानी लगता है। तो नदियों की वजह से यहाँ पे पानी की अधिकता होती है, इसलिए इन फसलों में पानी की दिक्कत नहीं होती है इंसान को। और उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना दोआब एवं गंगा राम गंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ या कांप मिट्टी का विस्तार। नदियों के किनारे ही जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जल के द्वारा लाई गई मिट्टियों को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो नदियों द्वारा लाई जाती है। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती थी, क्योंकि यहाँ नदियाँ ज़्यादा बहती हैं। उत्तर प्रदेश दोमट एवं बलुई क्षेत्र मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिक्टा, करियाल एवं धनका भी कहा जाता है। अब पूछ लें कि सिक्टा मिट्टी कौन सी मिट्टी है, करियाल मिट्टी कौन सी मिट्टी को कहते हैं, धनका मिट्टी किसे कहते हैं, तो दोमट एवं बलुई क्षेत्रीय भाषा में इसको कहते हैं, ठीक, बलुई मिट्टी को। इस क्षेत्र में बांगर मिट्टी ऊंचे मैदानी भागों में पाई जाती है, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता, ठीक। और गंगा, यमुना तथा उनकी सहायक नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्रों में प्लाइस्टोसिन युग में निर्मित बलुई मिट्टी 10 से 12 फीट ऊंचे टीलों को भूड़ कहते हैं, ठीक। आगे इसमें बात करते हैं भूड़ हल्की दोमट एवं मिश्रित बलुई मिट्टी होती है। अब बुंदेलखंडी मृदा के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंडी मिट्टी कहते हैं। इस क्षेत्र में भोंटा, माड़ और मार जिसे बोलते हैं, कावड़, पड़वा या परवा, राकड़ आदि मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो ये मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो बुंदेलखंड में पाई जाती हैं, याद रखिएगा। और इस क्षेत्र की काली मृदा को करेल, कपास के तथा रेगूर आदि के नामों से जाना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी कपास के लिए ज़्यादा उपयोग होती है। काली मिट्टी कपास थी, ये रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, इसे करेल भी कहते हैं। प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुरा और हमीरपुर जिलों में काली मृदा का विस्तार होने के कारण चना, गेहूँ, अरहर एवं तिलहन की प्रमुख फसलें उपजाई जाती हैं। आगे बात करें इनमें और कुछ मिट्टियों के बारे में, तो ये दिया हुआ है मृदा, है ना। और अन्य स्थानीय नाम, तो खादर मिट्टी को किस नाम से जाने जाते हैं, तो नवीन जलोढ़, कछारी दोमट, मटियार या सिल्ट बरुआ। तो ये खादर मिट्टी के प्रकार है। अब बांगर मिट्टी में कौन कौन सी आती हैं, तो बांगर होती पुरानी जलोढ़, उपरहार मृदा, दोमट, मटियार, बलुई दोमट, ये मिट्टी बांगर के हैं। और ऊसर भूमि में आता है रेह, जिसे देहाती भाषा में रेहू कहते हैं। इसमें लोग कपड़ा भी धोते थे, हम लोग भी कभी बचपन में धोया करते थे, बहुत साफ होता था रेहू से। और बंजर तथा कल्लर कहते हैं ऊसर मिट्टी। लवणी या क्षारी होती है, इसमें लवणी मतलब नमक की मात्रा होती है, मतलब इसको जीभ में लगाओ ना तो जैसे नमक लगता है, और इसी से लोग नमक भी पैदा करते हैं, ये जो लवणी मिट्टी होती है। और बली मिट्टी ऊंचे टीले भूड़ होते हैं। काली मृदा रेगुर, करेल, कपास होता अभी मैंने बताया है। और बुंदेलखंड क्षेत्र की मिट्टी कैसी होती है, लाल मृदा होती, परवा या पड़वा, माड़, मार, राकर मृदा, भोंटा मृदा होती है। अब बात करें भोंटा मिट्टी, यह होती है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। माड़ या मिट्टी कहाँ, काली मिट्टी रेगुर मिट्टी के समान चिकनी होती है। माड़ मिट्टी में सिलिकेट, लोहा, एल्यूमिनियम खनिज पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखिएगा इस मिट्टी में क्या क्या पाया जाता है। और माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, इस मिट्टी में चूना अधिक होता है। पड़वा मिट्टी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर, जालौन और यमुना नदी के ऊपरी जिलों में पाई जाती है। पड़वा मिट्टी हल्के लाल रंग की होती है। इसका रंग कैसा होता है, अगर पूछ ले कि पड़वा मिट्टी का रंग कैसा होता है तो आप क्या लगाएंगे, लाल मिट्टी होती है, ठीक है। राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश दक्षिणी पर्वतीय एवं पठारी ढलानों पर पाई जाने वाली मिट्टी है। लाल मिट्टी का क्षेत्र बता दें तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में, झांसी में पाई जाती है लाल मिट्टी, थी। और लाल मिट्टी का निर्माण बालूमय लाल शैलों के अपेक्षा से हुआ है। लाल मिट्टी के विस्तार बेतवा एवं धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल मिट्टी में क्या होता है, तो नाइट्रोजन, जीवाश्म, फास्फोरस एवं चूना खनिजों की कमी पाई जाती है, इसमें ये नहीं होता है। और लाल मिट्टी में होता क्या है, फेरिस ऑक्साइड होता है, ठीक। लाल मिट्टी में गेहूँ, चना, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं, ठीक, ये लाल मिट्टी की पहचान है। और ऊसर एवं रेह वाली मिट्टी में क्या है, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली एवं लखनऊ जिलों में पाई जाती है तथा ये लवण से प्रभावित होती है, नमकीन होती है, ठीक है। और रेह युक्त क्षारीय ऊसर भूमि का उत्तर प्रदेश में अधिक विस्तार है। बंजर तथा भाट नमक मृदा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर,
बस्ती, महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर एवं गोंडा जिले में पाई जाती है बंजर मिट्टी। ठीक, और आगे बात करें कुछ और, तो बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में डूह के नाम से जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित कुशीनगर जिले की मिट्टी को स्थानीय भाषा में भाट कहा जाता है। यहाँ पे वो गंडक नदी का बहाव होता है ना, कुशीनगर के बगल में बिहार में बहती है, तो वहाँ पे उस नदी की मिट्टी बलुई है। इस मिट्टी में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है। टर्शरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती थी। पूछ ले कि टर्शरी मिट्टी किस खेती के लिए है, तो चाय के लिए उपयुक्त होती है। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग की मिट्टी में फास्फेट खनिज की कमी पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मृदा में पोटाश की कमी होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे। और मृदा अपरदन क्या होता है, अब इसके बारे में बात कर लें। तो जल बहाव अथवा वायु के वेग अथवा हिम के पिघलने से एक स्थान की मिट्टी का अन्य स्थान पर चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है। सभी को पता होगा, कक्षा 6-7 में आप पढ़े होंगे कि मृदा अपरदन क्या होता है। तो मिट्टी का कटाव जो होता है वही मृदा अपरदन होता है। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में एवं जलीय अपरदन पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में अधिक होता है। जलीय क्यों होगा, क्योंकि इस एरिया में नदियां बहती हैं तो जलीय होगा, और जहाँ पे आंधी तूफान आते हैं वहाँ पे वायु से होगा अपरदन। ठीक, चंबल नदी अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपरदन सर्वाधिक होता है। पूछ ले अवनालिका अपरदन किस नदी से होता है, तो आप क्या लगाएंगे, चंबल नदी से होता है, जिससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला विशेष रूप से प्रभावित। देखो आप इधर चंबल इटावा जिले की तरफ जाओ, जहाँ पे ये चंबल नदी बहती है, यहाँ पे मतलब बहुत गहरे गहरे खड्ड बने हों और उसके बीच से नदियाँ बहती हैं। यहाँ पे चंबल डाकू वगैरह नहीं रहते, तो इन्हीं एरिया में जाओगे तो आपको बहुत इधर फटा मिलेगा, इधर से नाला टाइप का बना है, नहर टाइप का इधर बना है, इधर बना, तो ऐसे ऐसे बीहड़ आपको वहाँ मिलेंगे चंबल में। ठीक, इसके कारण ही आगरा, इटावा और जालौन जिलों में बीहड़ पाए जाते हैं। देखो मैंने बताया ना, ये देखो, तो ये बीहड़ इसी एरिया में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देखे हैं, खुद ट्रेन से गए हैं उधर के एरिया में, तो देखा है बहुत सारे मतलब नदियाँ जो है, चंबल नदी है उसके कई एरिया में बटी हुई है, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाले और नहर टाइप के बन गए हैं इस पानी से। और आगे बात करते हैं इसमें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में अवनलिका अपरदन, दक्षिणी क्षेत्र में रील अपरदन तथा पूर्वी एवं उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के कारण मानसून वर्षा की प्रकृति, वनों का अभाव तथा ढाल की तीव्रता आदि है। अब वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले की बात करें तो मथुरा एवं आगरा में ज़्यादा वायु अपरदन होता है। पूछ ले कि वायु अपरदन सबसे ज़्यादा किन जिलों में होता है, तो उत्तर प्रदेश में मथुरा और आगरा, ये सटे हुए एरिया हैं उधर के राजस्थान के, तो यहाँ पे मतलब वायु अपरदन होता है। और जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होता है हिमालय का तराई क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जल से अपरदन होगा, क्योंकि नदियाँ निकलती हैं तो अपने साथ वो मिट्टी को बहा के ले जाती, तो उससे कटाई होती मिट्टी की, तो इसे जलीय अपरदन कहेंगे। और इधर के एरिया में आंधी चलती है, हवा ज़्यादा तेज चलती है मथुरा और आगरा में, तो इससे हवा का अपरदन होता है, हवा के द्वारा मिट्टी उड़ती है करती। ठीक, आगे बात करते हैं। प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा और इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर और प्रयागराज जिलों में अधिक सिंचाई एवं उर्वरकों के इस्तेमाल से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। बताओ, मतलब खाद के उपयोग से यहाँ की 10% भूमि ऊसर हो चुकी है। ये असर होता है खाद का। प्रदेश के पश्चिमी एवं दक्षिणी क्षेत्रों में लवणीय या क्षारीय मृदा पाई जाती है, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, इधर गोरखपुर का है पूर्वी क्षेत्र, इसको तराई भागों में कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा पाई जाती थी, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के बारे में बता दें तो पर्वतपदीय मृदाएं, तराई मृदाएं, जलोढ़ मृदाएं, लाल और पीली मिट्टी, मिश्रित लाल और काली मृदा होती है, मध्यम काली मृदा होती है, कैल्शियम युक्त मृदाएं होती हैं, लवण प्रभावित मृदाएं और लाल बलुई मृदाएं होती हैं। यहाँ पे 9 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करें भारत का बंजर भूमि एटलस 2019 के उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में। एक मिनट,
उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि 2008-9 के 9619.35 वर्ग किलोमीटर, देश का लगभग 3.99% यानी कि 4% भौगोलिक क्षेत्र से कम होकर वर्ष 2015-16 में 8537.06 वर्ग किलोमीटर, देश का 3.54% भौगोलिक क्षेत्र हो गई है। ठीक, बंजर भूमि। और उपयुक्त अवधि के में राज्य में बंजर भूमि 1082.29 वर्ग किलोमीटर में आई है और प्रदेश में 988.36 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है, जबकि 89.09 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि को जल निकाय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। हरदोई जिले में 79.25 वर्ग किलोमीटर तथा कानपुर देहात में 72.19 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि में कमी आई है। ठीक, अब बलिया जिले में 32.01 वर्ग किलोमीटर एवं महाराजगंज में 1.83 वर्ग किलोमीटर बंजर भूमि में वृद्धि हुई। यहाँ पे प्रदेश में झांसी जिले में सर्वाधिक बंजर भूमि 445.36 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चात आगरा में 426.74 वर्ग किलोमीटर का स्थान है और प्रदेश में लगभग 2129.61 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र लवणीय या क्षारीय मृदा का प्रभाव है। यहाँ पे आगे बात करते हैं लवणीय क्षारीयता से प्रभावित मिट्टियाँ मुख्यतः रायबरेली, औरैया, आजमगढ़, एटा, फतेहपुर, हरदोई, जौनपुर, कन्नौज, कानपुर देहात, लखनऊ, मैनपुर, उन्नाव में है और सर्वाधिक लवणीय मृदा रायबरेली में है। मेरे रायबरेली में इतना ज़्यादा लवणीय मिट्टी है, मुझे पता भी नहीं था। तो ये था मृदाओं से संबंधित प्रश्नों का पूरा सारांश और उम्मीद है कि जितने प्रकार की उत्तर प्रदेश में मिट्टियाँ पाई जाती हैं इसमें से अगर प्रश्न पूछ लेगा तो एग्ज़ाम में आप, जाहिर सी बात है, अगर पढ़ लोगे एक दो बार तो उसमें से आप प्रश्न छोड़ नहीं पाओगे। ठीक, और राइट होगा उसमें, आपको जितने नंबर का प्रश्न आएगा मिट्टी से वो आप सही करके आओगे। तो इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, ज़्यादा समय ना लेते हुए। हम इसको कम से कम 15 या 20 मिनट का ही बनाते हैं वीडियो, जिससे आप लोगों को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी एग्जाम लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस है और जूनियर असिस्टेंट पीसी या समीक्षा अधिकारी, जो भी विभागीय भर्तियां होती हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें से सभी में से इसमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मिट्टियों से संबंधित होते हैं। किस जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसमें किस तत्व की अधिकता होती है या कमी होती है। तो ये सारा पूरा मैटर मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आप इसको कई बार दो बार देख लीजिएगा मन से, तो जाहिर सी बात है आपको पूरा कंठस्थ हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो और उम्मीद है कि यह आपको ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा और सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, सभी सोशल मीडिया चैनल पे, और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स, बाय। जो भी बिहार से संबंधित लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम अभी वीडियो बनाएंगे, वीडियो का उसका बिहार शिक्षक भर्ती का और बिहार एसएससी का, तो देखना ना भूले उसको। 1 घंटे 2 घंटे बाद वो पड़ जाएगा। तब तक के लिए बाय, फिर थैंक्स वॉचिंग।